डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को डिस्कस करना था। बेटा बात किया था आज सेंटर ऑफ मास की स्टडी करने के लिए। ठीक है, रोटेशनल मोशन में कुछ बुक्स में आपको अलग मतलब कंबाइन कर दिया गया है रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास को एक साथ में। और बहुत सारे बुक्स में बेटा इंडिविजुअली आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका आता है सेंटर ऑफ मास। ठीक, देखो सेंटर ऑफ मास हिंदी में पढ़ा होगा इन्होंने बेटा, उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम लोग कहते हैं बेटा, हिंदी में जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन्होंने पढ़ा होगा इसी को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यूनिट अपनी है बेटा, सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो हम लोग जब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जब बोलते हैं बेटा, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो जो बॉडी जनरली होती है वो, ठीक है, जनरली जो हम लोग बॉडी स्टडी करते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स से उनके बना होता है। उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग या किसी पर्टिकुलर शेप की बॉडी की बात करते हैं, तो उसका जो टोटल मास होता है और जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, उनमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हमारे मोशन की कंडीशन में हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लो ये है, हमने एज्यूम कर लिया बॉटल है। अब इस केस में हमें अगर सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करना है, जैसे अगर हम फोर्स इस पे लगाएं, इसमें मोशन डेवलप करना है, अगर बेटा हम फोर्स लगाएगा, फोर्स हम इस एंड पे लगाएंगे तो ऐसे ही रोटेट कर जाएगा। क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। फोर्स यहाँ लगाएंगे तो इधर की तरफ से रोटेशन होगा। फोर्स अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल किसी पॉइंट पे लगाया तो अलग होगा। लेकिन अगर इसमें हमें ट्रांसैक्शनल मोशन करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब किसी सीधी पाथ पे अगर मोशन कराना है इसके स्ट्रेट पाथ पे, तो इसका में जो लगाना होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे, तब ये ट्रांसलेशनल मोशन आपका करेगा। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन अगर किसी बॉडी में डेवलप करना है तो उस केस में जो आपका क्या होगा, फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ऑलवेज मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ मास। उस केस में हमेशा वो हमारा सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है ये सुन लीजिए। हम लोग बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे उस बॉडी के टोटल मास को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब कंसंट्रेटेड नहीं होता बेटा, हमारा एक एजम्पशन होता है कि इस पॉइंट पे टोटल मास आपका कंसंट्रेटेड होगा। उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो बोला जाता है बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इज दैट पॉइंट, ठीक है, एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एंड इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेंटर मास ऑफ द बॉडी, देन बॉडी, ठीक है, अंडरगो कैसा, ट्रांसलेशनल मोशन। बॉडी जो होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन आपकी करती है बेटा, मतलब किसी सीधे पाथ पे आपकी मूव करेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी होती है, यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। और जो हमारे फिक्स्ड शेप की बॉडी होती है उनके सेंटर ऑफ मास आपके डिफिनिट होते हैं बेटा, फिक्स्ड होते हैं अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है और शेप जो हमारा कैसा है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड शेप की बॉडी है, तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो डिफिनिट होता है, नहीं फिक्स्ड होता है। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो हमारी क्या रहती है बेटा, फिक्स्ड होती है। तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, किसे कहेंगे आप सेंटर ऑफ मास। अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास है तो जनरल हमारा क्या होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास का मीनिंग किसी बॉडी का वो पॉइंट जिसमें हम टोटल उसके मास को एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेट एज्यूम करते हैं। हम बार बार बोल रहे बेटा एज्यूम होता नहीं है, एज्यूम करते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे ये ले लो डस्टर है, ये डस्टर है बेटा आपका, ठीक है, जिसको हम लोग बोर्ड साफ करने में यूज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास की बात हम करें, ठीक, तो जिस पॉइंट पे इसके टोटल मास को आप कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हो वही सेंटर ऑफ मास होगा। और यहाँ पे हम अपने लैंग्वेज में कह लेते हैं दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे आप फिंगर लगाइए, ठीक है, ये फिंगर लगाइए जिस पे ये बैलेंस हो जा रहा है, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है तो बैलेंस होना थोड़ा सा बेटा टिपिकल होता है, मूव करता रहता है हमेशा। आपके पास कोई कॉपी होगी तो कॉपी पे अब यहाँ से हमें लाना पड़ेगा। कोई कॉपी हो तो ईजी वे में वहाँ पे आपको क्या होता है वो, अब यहाँ पे देखो ये बार बार ये हवा थोड़े ऊपर से फैन चल रहा है तो हवा की वजह से ये मूव कर जा रहा है बेटा। मतलब जिस पॉइंट पे ये है, हमें दोनों साइड से पकड़ना पड़ रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर ये बैलेंस हो रहा है तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहलाएगा।
ठीक है बेटा, एक बार पहले के टाइम पे क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन द क्या बॉडी आर मे बी आउटसाइड आर इनसाइड। तो याद रखिए सेंटर ऑफ मास को ये कंपलसरी फैक्टर नहीं होता है कि जहां तक मास डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं तक एग्जिस्ट करे बेटा। मास डिस्ट्रीब्यूशन से आउटसाइड भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो आपका डिपेंड करता है कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेस में हम डिसाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या सेंटर ऑफ मास फॉर फिक्स्ड शेप ऑफ बॉडी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी से ऑर्डिनरी बॉडी कोई है बेटा, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। अगर वो मान लो तीनों कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में उसका एग्जिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में अगर किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन, तो एक बार उसका एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास। ठीक, और अगर बॉडी का किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस के अलॉन्ग उसको हमें स्टडी करनी है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, जैसे पार्टिकल सिस्टम की जब बात करेंगे, मतलब डिफिनिट शेप की बात करोगे, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट है बेटा, मेजरेबल साइज है, तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों है, दिख रहा है ना। तो ऐसे केस में जब हम लोग निकालते हैं बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो भी कोऑर्डिनेट जिससे करस्पॉन्डिंग आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हम वहाँ पे सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल सिस्टम का मतलब जिसका पैरामीटर, जिसकी साइज, ठीक है, जो पोजीशन उसकी है, जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको डिटरमाइन करना है उसके रिस्पेक्ट में है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है, तो उस केस में पार्टिकल सिस्टम के लिए जब बात करते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर एक हम बोले आर सेंटर ऑफ मास के टर्म में बोल लेते हैं। ठीक है, वहां पे भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे हम आर से भी काम चला लेते हैं, या एक्स वाई जेड अगर पूछा जाता है तो उसके बेस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं बेटा किसी डिफिनिट शेप की बॉडी है, ऑर्डिनरी शेप की बॉडी है, और उसके तीनों कोऑर्डिनेट अगर वहाँ पे लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड और तीनों के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फार अगर जनरल हम लोग एक फार्मूला डिस्कस करते हैं कि एक्स वाई जेड सेंटर ऑफ मास के टाइम में कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया बेटा, इसकी जो बॉडी है ना, ठीक है, उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, कोई भी बॉडी हम ले लेते हैं, उसके लिए अगर सेंटर ऑफ मास हमें दिखाना है, तो जैसे बेटा एक्स सेंटर ऑफ मास की आप बात करते हो, किसका बात करते हैं लोग, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो टोटल मास तो हमारा क्या रहेगा, पूरे बॉडी का मास तो फिक्स है, लेकिन उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आपका वेरी कर रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कर रहा है, आपका वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो बोला जाता है, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विथ इट्स पोजीशन देन सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो एक्स सेंटर ऑफ मास आप निकालते हो, तो एक्स सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब एक्स सेंटर ऑफ मास की आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे टोटल मास की वैल्यू अगर आपने यह कर लिया, या वैसे दो पार्ट में करते हैं, तो यह होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स इंटू डी एम अपान डी एम। ठीक, और डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 1 अपान एम, टोटल मास आपका मान लो एम है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एम। तो ये केस हमारा हो गया क्या, किसकी वैल्यू, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 अपान एम इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एम के बराबर हो गया। यानी कि एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट में आपकी पोजीशन के साथ उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, कैसे आपका हो रहा है। ठीक, ऐसे वाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे, तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम अपान इंटीग्रेशन डी एम। डी एम का इंटीग्रेशन टोटल एम हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 1 अपान एम इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम, यानी वाई एक्सेस के अलॉन्ग उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो उसके बेस में हम लोग यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही जब जेड सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे आप, तो जेड सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन बेटा जेड इंटू डी एम अपान इंटीग्रेशन कितना डी एम, और डी एम का इंटीग्रेशन एम हो गया, तो 1 अपान एम इंटू इंटीग्रेशन जेड इंटू डी एम के बराबर हो गया, जेड इंटू क्या हो गया, डी एम के बराबर हो गया। तो ये केस आपका होता है एक्स वाई जेड सेंटर ऑफ मास के टर्म में अगर लिखना है, तो आप यहाँ से डिस्टिंग्विश करके बेटा निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, दूसरी केस होती है अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म में लेना चाहें, मास के टर्म में ना लेके वॉल्यूम के टर्म में, तो देखो जो डेंसिटी आपकी होती है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सभी लोगों ने पढ़ रखा है बेटा। जो घनत्व होता है किसी बॉडी का, वो मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर आप डेंसिटी के टर्म में ले रहे हो, किसी टर्म में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बेटा, डेंसिटी के टर्म में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उस कंडीशन में रो की वैल्यू हो जाएगी डी एम अपान डी बी,
रो की वैल्यू जो हो जाएगी वो dm अपॉन dv होगी। या आप टोटल मास बॉडी का m है, टोटल वॉल्यूम b है, तो m बाई उसकी जगह पे हम लोग v कर सकते हैं। m बाई क्या करेंगे, v के टर्म में आप ले सकते हो। अब यहाँ से अगर एक सेंटर ऑफ मास की बात हम लोग कर लेगा, कहीं वॉल्यूम के टर्म में दिया गया है टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ पोजीशन कैसे चेंजेस हो रही है, तो पोजीशन चेंज होने के साथ साथ, तो उस केस में आपको इसी फार्मूले को हम वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोला जाता है फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपको वहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म यानी डेंसिटी के टर्म में लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर हमारा यूनिफॉर्म है बेटा, कैसा है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और तो डेंसिटी जो बॉडी की आपकी होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी जो को हम लोग लेंगे बेटा, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे तो रो की वैल्यू हो जाएगी बेटा dm अपॉन dv, और यही वैल्यू m बाई v, टोटल मास अगर m है तो वॉल्यूम b है तो वो m बाई v के बराबर हो जाएगा। टोटल मास अगर m है बेटा, टोटल वॉल्यूम b है, तो उसी को डेंसिटी के टर्म में अगर लेंगे तो m बाई v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो db है, जो db है वो होता है बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मास एलिमेंट dm, db जो यहाँ पे है वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मास एलिमेंट dm के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी db। ठीक है, और टोटल अगर आप लेते हो यहाँ पे, ठीक है, टोटल ये मास की जो वैल्यू है तो यहाँ से करेंगे इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, रो इंटू बी। तो कंडीशन क्या होता है, इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया गया, मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग ने बनाया है, इसको अगर चेंज कर लिया जाए, इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में ले लें, ठीक है, तो उस केस में डीएम और वी जो हो टोटल क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। जैसे वहां पे एम हम लोगों ने कैपिटल एम टोटल मास लिया था बेटा, यहाँ पे आपका जो क्या है वी जो है वो टोटल वॉल्यूम हो गया, डीबी जो हो गया ये आपका जो डीएम मास एलिमेंट था, ठीक है, वो कंडीशन आपका हो गया वहां पे डीबी के टर्म में ले लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैन बी रिटन एज, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड कैन बी रिटन एज, कैसे हम इसको लिख सकते हैं बेटा, जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उसको हम कैसे इसके टर्म में रिराइट कर सकते हैं। इसको जब इसके टर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे बेटा, तो यक सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे लेते हैं 1/m, यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग 1/m लेते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/v। ठीक है, क्या ले लेंगे 1/v ले लेंगे। तो हम अगर इस टर्म में इंटीग्रल टर्म में लिखेंगे तो आएगा बेटा यक्स इंटू डी बी अपान क्या, इंटीग्रेशन डी बी। ठीक, इंटीग्रेशन क्या हो गया डी बी। दूसरा आपका हो जाएगा यही इक्वल टू होगा 1/v, डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा v, तो 1/v इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी बी। वाई सेंटर ऑफ मास ऐसे फाइंड कर लेंगे आप, तो जब वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन y इंटू डी बी अपान इंटीग्रेशन डी बी हुआ, इसकी वैल्यू 1/v हो जाएगी टोटल वॉल्यूम बीटा, इंटीग्रेशन y इंटू डी बी के बराबर हो गया। ठीक है, एंड z सेंटर ऑफ मास जब फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन z इंटू डी बी अपान इंटीग्रेशन डी बी, और डी बी का इंटीग्रेशन हो गया बेटा v, 1/db का हो गया v, और वैल्यू ये हो गया इंटीग्रेशन z इंटू डी बी। तो ये सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और क्या हो गया आपका जेड सेंटर ऑफ मास, यहाँ से आप क्या करते हैं डिटरमाइन कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा और जेड सेंटर ऑफ मास क्या होगा। वॉल्यूम के टर्म में लेंगे तो ये कंडीशन है, मास के टर्म में लेंगे ये, तो ये किसी जनरल बॉडी के लिए अगर हमारा कोई है ऑर्डर है उसके लिए हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी जो हम लोगों को आगे डिस्कस करना है बेटा, फिलहाल डिफरेंट शेप के लिए हम लोग वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या फार्मूले बनेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास जनरल पॉइंट हम कैसे फिक्स शेप के लिए कहाँ लाई करते हैं, थोड़ा सा कुछ बॉडी के लिए फिलहाल कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं बेटा। ठीक है, जिससे कुछ फिक्स शेप की बॉडी होती है उनके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी उसी कह लेते हैं। रिजिड मतलब जो बाहर से एक्सटर्नली जल्दी फोर्स लगाने पे या प्रेशर अप्लाई करने पे उसके शेप में चेंजेस ना आए, उन्हें कहते हैं बेटा रिजिड बॉडी। दोज बॉडी ऑन विच अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देयर शेप डज नॉट चेंजेस, शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस।
ठीक है, तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा क्या, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी के लिए कुछ डिफरेंट रिजिड बॉडी के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पे होगी, क्या होगी, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे बेटा। ठीक, देखो ये पॉइंट तो मैथमेटिकल हो गया, कैसे आपका करेंगे। तो सीधी सी कहने का मतलब एक चीज और सुन लो बेटा, अगर इस टर्म में कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, अगर किसी भी बॉडी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे अगर अप्लाई होता है, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज एक्ट एज एन इट्स सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, सेंटर ऑफ किस पे, मास पे अगर हम लोग बेटा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में ठीक है, जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे, ईच एंड एवरी पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल। मतलब सारे जो पार्टिकल उसमें जितने से मिलके वो बना हुआ है बॉडी है, आप देखें वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन में कवर करेंगे, इक्वल डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन विद इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी होती है किसके, सेंटर ऑफ मास की। जैसे ये बॉडी है, अगर बॉडी पार्टिकल शेप की है तब तो उस केस में वो इक्वल करेगा, क्योंकि उसका साइज जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन बॉडी अगर मेजरेबल साइज की है ना, तो उस केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस केस में उसके द्वारा डिस्टेंसेज हमारी जो होंगी वो इक्वल होंगी, सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं करोगे बेटा ना, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स उसके होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, वो डिफरेंट डिफरेंट क्या डिस्टेंसेस कवर करें। ठीक, कैसे, जैसे मान लो ये आपका है, हमने इसका सेंटर ऑफ मास सपोज दैट डिश है, यानी इसके बीच में लाई करेगा बेटा सेंटर ऑफ मास, यहाँ जब लगाओगे ना तो सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस आपका बराबर बराबर कवर करेगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाया, मान लो फोर्स हमने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया, तो देखो कुछ ज्यादा चल रहा है कुछ कम चल रहा है, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। उस केस में अगर आपने फोर्स सेंटर ऑफ पे मास पे नहीं अप्लाई करते बेटा, तो उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट आपके होंगे डिफरेंट, उससे कांस्टेंट पार्टिकल के वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब मोशन की स्टडी करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास टर्म का यूज किया जाता है कि अगर जब भी आप सेंटर ऑफ मास पे करेंगे तो उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन सेम इक्वल यानी सेम डायरेक्शन विद इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अगर कहीं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इस टाइप से बनेगा तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हम लोग बात करें बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज, बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी बेटा, हम लोग देखेंगे कुछ रिजिड शेप की जो हमारी बॉडी होती है उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, अगर बॉडी का शेप आपका बेटा रिजिड है, रिजिड मतलब फिक्स शेप की बॉडी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते बेटा स्फीयर, दुनिया जानती है, अगर स्फीयर है कोई, अगर आपका क्या है स्फीयर है, तो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब जो स्फीयर बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है कि सेम मटेरियल का बना है, सेम हर जगह उसका कंसंट्रेशन है। ठीक है, जैसे आप मान लो आयरन का बाल बनाया, पूरा आयरन का ही कंप्लीटली हर जगह से सेम कंसंट्रेशन है। अब ये हो सकता है आपने बाल ऐसा डिजाइन किया, हाफ पोर्शन आयरन का, हाफ पोर्शन आपका उसमें क्या एल्युमिनियम लगा दिया, तो रियल सी बात है एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा बेटा, तब उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं पाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मास सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, वो ऐसे रिजिड बॉडी का जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तब के लिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मान लिया हमने बोला क्या, अगर आपका स्फीयर है, जैसे स्फीयर, अब यहाँ हाथ से खींचने बेटा थोड़ा सा शेप में डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, बट ये हमारा स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है बेटा, सेम मटेरियल के है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। याद रखिएगा अगर आपका ये यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम सेम है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके ज्योमेट्रिकल जो सेंटर आपका होता है, जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसी पे लाई करेगा। यानी कि जहाँ पे अपोजिट जो हमारे क्या है डायगोनल्स हैं, या यहाँ पे कह लो क्या डायमीटर है, डायमीटर अगर आप मिलाओगे जहाँ पे मीट करेंगे
ठीक है, वो कंडीशन आपकी होगी इसकी सेंटर, और ये सेंटर आपका होगा यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। मतलब अगर आपका स्फीयर जो है वो चाहे हालो हो बेटा चाहे सॉलिड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। मतलब हालो हो तो उसके जो लेयर है, अपर लेयर है, उसकी थिकनेस हर जगह बराबर होनी चाहिए और सेम मटेरियल का बना हो। सॉलिड हो तो भी हर जगह बराबर होना चाहिए, सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। कहाँ पे लाई करेगा बेटा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोगों ने क्यूब ले लिया बेटा, क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये बॉडी हमारी क्यूब है, क्यूब भी हो चाहे क्यूबाइडल हो, दोनों केस के लिए हम लोग वही लिखते हैं बेटा। तो ये कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक। अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास हमें डिस्क्राइब करना हो तो इसका भी ज्योमेट्री का सेंटर, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, सीधे यार का कोई बॉडी फिक्स्ड शेप की है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका जो ज्योमेट्री का सेंटर होता है वहां पे हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक है। बट कंप्लीट बॉडी होनी चाहिए, आधी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके क्या ज्योमेट्री का सेंटर कैसे दिखाएंगे? जो अपोजिट डायगोनल होता है किसी भी बॉडी का, जो अपोजिट, अगर क्यूबिकल बॉडी है तो उसका जो अपोजिट डायगोनल होगा, एक डायगोनल फेस होता है बेटा, फेस मतलब दिस, ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल नहीं, अपोजिट मतलब ऊपर वाले का पीछे तो इसका वाला फ्रंट वाले का आगे, ऐसे इसका आगे हो गया तो इसका वाला क्या हो गया पीछे। तो जहां एक दूसरे को मीट करते हैं बेटा, ये इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। जैसे इसका बैक, इसका क्या लिया आपने फ्रंट, इसका बैक ले लो, इसका फ्रंट ले लो, इसका बैक ले लो और उस वाले का क्या ले लिया फ्रंट ले लिए। तो ये जहाँ पे आके बेटा मीट कर रहा है, ये पॉइंट जो हमारा होगा ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। ये सीएम की पोजीशन हो गई, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कोई अगर डिस्क है, वो चाहे क्यूब के कैसा हो, आप ले लो स्क्वायर शेप का हो या आपका रेक्टेंगुलर शेप का हो, जैसा भी है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्क की बात करते हैं, मान लो स्क्वायर डिस्क है, ठीक। यहाँ पे भी जहाँ इसका डायगोनल कट करेगा बेटा, ये अपोजिट नहीं है, डायगोनल होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ डायगोनल आपका एक दूसरे को मीट करेगा, ये इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया कुछ हमारे से, जहाँ पे बॉडी हमारी कंप्लीट है, कंप्लीट बॉडी है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसे आपने ले लिया, मान लो ये कोई लेमिना है बेटा रेक्टेंगुलर, इस केस में जहाँ पे कट करेगा वो सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा? मास की पोजीशन। तो अलग अलग पोजीशन पे हमारा सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन है। फिलहाल अगर फिश शेप की बॉडी है तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पे हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक। अब अगला होता है, अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, ये तो जनरिक चीजें हैं जो हमेशा हर जगह आपको मिल जाती है। कुछ हम लोग देख लेते हैं बेटा, अलग अलग जो स्पेशल केसेस इन पे कभी कभी बनाए जाते हैं उनको आप देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं बेटा, ठीक है। जैसे अगला पॉइंट बन रहा है कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म क्या है? सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर होगा तो सेंटर पे ही रहेगा, रिंग है चाहे स्क्वायर है तो सेंटर पे रहेगा। सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो उस केस में अगर रेडियस उसकी आर है बेटा, तो वहां पे पूछा था सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर से, ठीक है, उसके सेंटर से जो ओरिजिनल सेंटर है उससे 2r/5 हाइट पे आपका क्या करेगा? वो लाई करता है। कैसे लाई करेगा देख लीजिए। जैसे है, ये तो पॉइंट हमारा फिश शेप वाला हो गया था, कंप्लीट था। पहला पॉइंट लिखते हैं, पास यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, हैविंग रेडियस, हैविंग रेडियस कैपिटल आर। एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, ठीक है,
तो उस कंडीशन में हम लोग सेंटर ऑफ मास कहाँ पे क्या करेगा, लाई करेगा, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो देखो यहाँ पे जब सेमी सर्कुलर सर्कुलर होता तब तो सेंटर पे हो जाता, लेकिन सेमी सर्कुलर जब होगा ना बेटा तो ऐसे, अरे ऐसे ही बना लेते बेटा, एक सर्किल बनाओ। आप तो नहीं ऐसा कर सकते, हम कर सकते हैं क्योंकि आप इरेज नहीं कर पाएंगे बेटा। एक सर्किल हमने ड्रा किया बेटा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका है, मान लो इसकी रेडियस की वैल्यू बेटा आर है, रेडियस कितना आपका है, आर है। ये पॉइंट सेंटर ओ है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है, रेडियस की वैल्यू बेटा हमारा आर है, मान हमने ले लिया आर इज द रेडियस। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है कहाँ होगा। अगर ये सेमी सर्कुलर है, ध्यान रखें, अगर सेमी सर्कुलर है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, जिधर से हाफ पोर्शन इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा करेंगे, ठीक है, उस पे लाई करेगा। और कितनी हाइट पे लाई करेगा, इसकी जो वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो इसकी जो ये डिस्टेंस आपको मिलेगी ना सेंटर ऑफ मास के सेंटर से, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बेटा वो 2r/पाई के बराबर आता है। इसकी जो वैल्यू आती है ये 2r/ कितना, पाई, 2r/पाई जो होता है हाइट पे, यानी इसके सेंटर से 2r/पाई हाइट पे आपका इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपकी होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो 2r/पाई हाइट पे क्या होती है, उसके सेंटर से ऑब्टेन की जाती है, याद रहेगा। दूसरा होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, दूसरा भी सेमी सर्कुलर हमारा रिंग है, रेडियस r, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो कंडीशन आपकी दी जा रही है, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दी जा रही है बेटा वो थोड़ा डिफरेंट है। बोला गया सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म कैसा, सेमी सर्कुलर डिस्क है। हम लोगों ने यहाँ पे रिंग लिया था, ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या था बेटा, रिंग था। तो सिचुएशन आपका ये बना, अगर कंडीशन हमारा डिस्क का होता है, ये रिंग ना हो के क्या हो बेटा, आपका डिस्क हो, तो उस कंडीशन में क्या हमारी सिचुएशन बनेगी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब बेटा थिकनेस उसकी बराबर है, मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। फॉर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, यहाँ रिंग था, अभी हम लोग ले रहे हैं बेटा डिस्क हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर, ठीक है। तो अगर डिस्क है जिसकी रेडियस की वैल्यू आपकी आर है, सेमी सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस आर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आपकी आर है, तो सिचुएशन में हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ से बेटा डिस्क्राइब करते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आपकी आर है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसके बेस पे आपका डिस्क्रिप्शन होता है। देखो कैसे करेंगे। अब की बार हमें डिस्क बनाना है बेटा, रिंग ना बना के हम लोग क्या बना रहे हैं, डिस्क बना रहे हैं। डिस्क होगा दैट मीन्स क्या, पूरे पार्ट में इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मास आपका पूरा पार्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। यहाँ खाली सर्कमफेरेंस पे मास था, ठीक। अभी क्या है, पूरे डिस्क में जो है पूरा हर पार्ट पे आपका क्या एरियल यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करते हैं बेटा। इस तरह से आपका मास यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, दिस इज द एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर आपका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, तो रेडियस यहाँ पे भी बेटा हम लोगों ने क्या लिया है, आर है, रेडियस की वैल्यू हमारी आर है। तो जो सेंटर ऑफ मास इसका लिया जाता है बेटा, जैसे यहाँ पे लेते थे 2r/पाई, यहाँ लिखते हैं 4r/3 पाई पे बाय लाई करता है, कहाँ से 4r/3 पाई पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ हम दिखाएंगे अगर सेंटर ऑफ मास, तो कलर चेंज कर लें जिससे दिखता रहे आपको। ये भी जैसे अगर ऐसे हैं सिर्फ, तो इसके वर्टिकल लाइन पे ही लाई करेगा, ध्यान रखेंगे, ये वर्टिकल जो लाइन होगा इसी पे आपका लाई करेगा। अब कितनी हाइट पे लाई करेगा, यहाँ जो वैल्यू आता है बेटा वो क्या 4r/3 पाई पे लाई करता है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमारी, ये सेंटर ऑफ मास होगा, और इसकी जो हाइट यहाँ से मिलती है बेटा, ये हाइट जो मिलेगा, इस हाइट की वैल्यू होती है 4r/3 पाई। तो सेंटर ऑफ मास जो आपका हो गया, सेंटर से उसकी दूरी जो होती है
4r/3 और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो हाइट हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2r/ कितना पाई। यहाँ 2r/पाई पे है जब रिंग लिया था, और जब डिस्क लिया तो क्या आ गया आपका 4r/3 पाई। जब रिंग लिया था तो आया था 2r/पाई बेटा। रिंग के लिए 2r/पाई, डिस्क के लिए 3r/ क्या हो गया आपका पाई हो गया। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डिस्क है और ये हमारा क्या था, रिंग था, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन बनता है, बोला जाता है बेटा अगर सेंटर ऑफ मास की हम लोग बात करते हैं, बोला जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल रेडियस r, ठीक है। और रेडियस r की वैल्यू अगर है, हेमिस्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है बेटा, सेल मतलब होता है खोखला गोला। खोखला बेटा क्या होता है आपका, गोला। अगर वो आपका हेमिस्फेरिकल सेल है, देखो ये डिस्क था 2 डायमेंशनल, रिंग था 2 डायमेंशनल, अभी हम लोग ले रहे हैं बेटा किसका, हेमिस्फेरिकल सेल, मतलब जिसे कटोरा, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कटोरा बेटा, बाउल, ठीक है। तो वो हेमिस्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन थिकनेस जो होती है जिसका बनाया गया है उसकी थिकनेस वेरी स्मॉल होती है रेडियस से कंपेयर में। जैसे हम लोग बाल लेते हैं बेटा, मार्केट में बाल आता है, एक आपका कॉर्क का बाल आता है, सॉलिड पूरा होता है, एक आपका कैनवस बॉल आता है, और एक आपके बच्चों के खेलने की प्लास्टिक बॉल आती है पतली, जिसकी लेयर बहुत पतली होती है। तो जो थिन लेयर वाली होती है ना, उसी को हम लोग स्फेरिकल सेल कह लेते हैं बेटा, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल सेल कह लेंगे, ठीक है। वो या उसी को थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर कहते हैं। स्फेरिकल सेल और थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर। थिन वॉल्ड का मतलब उसकी जो थिकनेस है जिससे मिलकर वो बनाई गई है आपका स्फीयर, वो उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल हो, बहुत कम हो। और जो हमारा कैनवस का बाल होता है, देखो उसका अगर आपने खेला होगा तो उस केस में उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो थोड़ी मेजरेबल होती है, बहुत पतली नहीं होती बेटा, उसका थिकनेस होता है। और काक वाला बाल या ड्यूज जब हम लेते हैं तो उस केस में पूरा सॉलिड हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाल सॉलिड की बात नहीं की जा रही है, हॉलो स्फेरिकल सेल की बात की जा रही है। तो अगला पॉइंट है फॉर कैसा है, स्फेरिकल सेल। हम लोग क्या रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, फॉर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, यही नीचे बना लेते बेटा, इतने बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, देखो फॉर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। रेडियस हमारा कैपिटल आर है बेटा, स्फेरिकल सेल है हॉलो स्फीयर जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, हॉलो स्फीयर। अब हम लोग इसमें डिजाइनिंग जो होती है बेटा, वैसे फॉर सेमी स्फेरिकल सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्फीयर नहीं है बेटा, हेमिस्फेरिकल सेल कर दो इसी को, फॉर हेमिस्फेरिकल, फॉर हेमिस्फेरिकल सेल करो, क्योंकि स्फेरिकल सेल में तो पूरा स्फीयर आ जाएगा बेटा, तो उसके सेंटर पे आ जाएगा। मान लीजिए सेंटर आपका ओ हो गया, रेडियस आपने लिया बेटा आर, सेंटर ओ हो गया, रेडियस की वैल्यू कितनी आपकी है आर, रेडियस का हेमिस्फेरिकल सेल है। अब सेल को इंडिकेट करने के लिए हम ऐसे डिजाइन थोड़ा कर लेने बेटा, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हमने कुछ डिजाइन ही कर दिया, नहीं तो आपका ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो स्फेरिकल सेल ये आउटग्रोथ को दिखा रहा है, मतलब ठीक है, सेमी क्या है या हेमी स्फेरिकल सेल कह लिया, अर्धगोला है जिसकी थिकनेस वाल की बहुत कम है। इस जितने केस ले रहे हैं हमेशा सेंटर ऑफ मास इसी वर्टिकल लाइन पे ही लाई करेगा बेटा, हमेशा सेंटर ऑफ मास उसकी वर्टिकल लाइन पे लाई करेगी, पोजीशन बदलती रहेगी, लेकिन जो वो लाई करेगा वो हमेशा उसी पे लाई करेगा। तो अगर इसका रेडियस आर लिया हुआ है तो इस केस में यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा, जो सेंटर ऑफ मास होगा इसकी जो हाइट हमें मिलेगी ना r/2 पे मिलती है। यहाँ से जो हाइट मिलती है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास की जो हाइट मिलेगी वो बेटा आता है यहाँ पे r/2, मतलब रेडियस का आधा। यहाँ पे जो हाइट मिलती है, अगर स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल सेल है उसके सेंटर ऑफ मास जो पाया जाता है बेटा, वो रेडियस के हाफ पोजीशन पे पाई जाती है सेंटर से। ये सब डिस्टेंसेस हम लोग सेंटर से मीजर करने बेटा, कहाँ से, सेंटर से। इन तीनों केस जो डिस्टेंसेस आप लोगों ने मीजर किया है तो याद रखिएगा, और सेंटर से डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं।
गड़बड़ नहीं करिए, ऊपर से करेंगे तो बदल जाएगा, आर में से उसको माइनस करना। यहाँ वाला तो सेम मिलेगा, ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, लेकिन इन केसेस में ऊपर और नीचे से पोजीशन उसकी बदल जाएगी, डिस्टेंसेज आपकी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केस आपका होता है जहाँ से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वहीं से आप लेंगे। ठीक, अगर उसके अपोजिट टर्मिनल से लेंगे, जैसे कहा जाए इसके क्या सरकमफेरेंस से कितना होगा, तो 2r/पाई है यहाँ पे, तो r में से 2r/पाई को क्या करिएगा माइनस करके, ठीक है, तब वहां से आप निकलेगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है, कैसा है बेटा, सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा होगा नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ये कुछ फिक्स्ड शेप की बॉडी है जहाँ डायरेक्ट आपको मिलता है बेटा, ये कुछ फिक्स्ड शेप की बॉडी है जहाँ पे हमें डायरेक्ट हमारा रिलेशन वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, और वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इनकी पोजीशंस हमें आपको लर्न होनी चाहिए। कौन से पूछे जाएंगे, ये डिफिनेट नहीं है, ठीक है, ये डिफिनेट नहीं है, ठीक, या यही पूछा जाएगा, ये भी डिफिनेट नहीं है यार। ठीक है, तो कंपटीशन में ये नहीं सर्टेनली कहा जा सकता है कि यही वाला आएगा या ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये वाले शेप तो सभी बुकों में है, कॉमन है यार, ये तो बिना हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन शेप के लिए आपको मालूम होना चाहिए, ये कुछ नए हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड वाले यही तक है, बस ऐसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपका कैसा है, आपको सॉलिड स्फीयर है, तो हम बोलो मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे होगा फार हेमिस्फेरिकल सेल कह रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे कहेंगे फार क्या, सॉलिड हेमिस्फीयर, फार सॉलिड हेमिस्फीयर, पूरा कर लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आर रेडियस का सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, तो डायग्राम आप बना लो, बाकी ऐसे ही खाली उसमें बीच में फिल कर देंगे यार, हम पहले पूरा बनाते हैं फिर इसी में मिटा लेंगे बेटा। इसका सेंटर वो हो गया, रेडियस की वैल्यू हम यहाँ भी बेटा आर ले रहे हैं। अब इसको हमें सॉलिड दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, स्फीयर दिखाने के लिए हमने ऐसा कुछ कर लिया जैसे लगे कि वो स्फीयर है, आउटग्रोथ भी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई। फिर दूसरा केस, इसको ये सॉलिड है बेटा, तो सॉलिड दिखाने के लिए इसमें फिलिंग कर देते हैं हम लोग, मतलब ये सॉलिड हो जाए, पूरे बल्क में मास है बेटा, तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा कर दिया। और ये जो रिप्रेजेंटेशन रेड कलर से बनाया, ये आउटग्रोथ यानी कि सॉलिड को यानी स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया। ठीक, अब इस केस में पूछा जाता है बेटा क्या होगा वैल्यू, किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जो सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होती है वो बेटा 3r/8 पे मिलता है हमारा, कितने पे, 3r/8 पे। ठीक, तो ये केस आपका है, यहाँ से अगर आप निकालोगे ना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मान लो हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ये पोजीशन मान लो सेंटर ऑफ मास का हो गया, इसकी जो हाइट यहाँ से हमें मिलेगी बेटा, इसकी जो हमें क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी सेंटर ऑफ मास का, ये जो h की वैल्यू है, सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है कहाँ से लेते हैं हम लोग, सेंटर से, ये आता है 3r/8। ये सब यहाँ हम लोग रेडीमेड डिस्कस कर रहे हैं बेटा, निकालने के लिए इंटीग्रल मेथड से निकाला जाता है, बट आपके यहाँ कोई निकालने का रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने लेवल पे, ठीक है, निकालने का यहाँ कोई रोल नहीं है बेटा। ठीक, और वैसे भी थोड़ा सा बायो ग्रुप वालों के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टेढ़ा ही हो जाता है। ठीक है, तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, हम लोग फिलहाल ये इंटीग्रल मेथड से ही निकाला जाता है, कैसे कहाँ से लेके कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके रेंज को लेके कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, उसके बेस में वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 3r/8, तो ये हमारे कुछ ऐसा डिफरेंट शेप हो गया जहाँ से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अगला कुछ इस शेप में एक आता है बेटा हमारा, जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कोन पढ़ा है, सर्कुलर कोन। एक सर्कुलर कोन होता है बेटा जब हम लोग लेते हैं हालो कोन, और एक होता है हमारा कैसा सॉलिड कोन। हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे एक हम लोग बर्थडे कैप बच्चे लगाते हैं,
जो बर्थडे कैप लगाते हैं बेटा वो हमारा हालो कोन का काम करता है, हालो कोन सर्कुल, ठीक है। और दूसरा आपका होता है जब हमारा क्या सॉलिड होता है पूरा भर, तो उसमें जैसे आइसक्रीम भर के देते हैं आपको, कोन वाले आइसक्रीम मिलती है ना, तो उसमें आइसक्रीम पूरी भरी होती है, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारा हो गया क्या, सॉलिड कोन का भी हेल्प करेगा, ठीक। तो जब सॉलिड कोन लेते हैं बेटा तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके बेस से बेटा h/4 हाइट पे लाई करता है, कितने पे, h/4 हाइट पे। और जब हालो आपका होता है, हालो मतलब बर्थडे कैप, तो उसके इसमें उसके बेस से जो आपका हाइट होता है वो h/3 होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम याद रखेंगे बेटा, कहाँ से आपको पूछा जा रहा है, किसके लिए, कहाँ से कह रहे हैं, किसके लिए आपको पूछा जा रहा है, सॉलिड के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, या हालो के लिए पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ दोनों अलग अलग लिख देते हैं। पहला है सर्कुलर कोन, सॉलिड सर्कुलर कोन, सॉलिड सर्कुलर कोन, यहीं पे इतने हम कर लेते हैं क्योंकि फिर से अब हम जो मेनली हमारे पूछे जाते हैं ये हो जाएंगे, फिर आगे डिफाइन करेंगे बेटा। नेक्स्ट है फॉर सॉलिड सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, ऑफ हाइट एच, हाइट जो उसका कोन का आपका है बेटा वो एच हाइट का है। सॉलिड सर्कुलर कोन है, उसका हाइट जो ले रहे हैं बेटा वो हम लोग कितना ले रहे हैं, एच हाइट का है। तो हम डिजाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसकी जो हाइट है बेटा ना, ये पूरी इसके बेस से ऊपर तक की जो हाइट है वो एच, ठीक है। ये सॉलिड है, कैसा आपका सॉलिड है। तो बोला जाता है अगर सेंटर ऑफ मास हम लोग लेते बेटा, इसका सेंटर आपने ले लिया, ये सेंटर वो है, टोटल हाइट हमारा एच है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमने अगर बना दिया, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है अगर सॉलिड कोन है, कैसा है, सॉलिड सर्कुलर कोन है, इसके सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होती है वो h/4 होता है। कितना होगा, h/4 होगा बेस से, फ्रॉम बेस, फ्रॉम कहाँ से, बेस से। तो ऊपर से लेंगे तो कितना होगा, 3h/4 हो जाएगा। टॉप से लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3h/4 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसी की बात करते हैं फार कैसे, हालो सर्कुलर कोन, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते बेटा, फार हालो, हालो सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, ऑफ हाइट एच। अगर हालो सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट हमारी कितनी है, एच है, हालो सर्कुलर कोन है और उसकी हाइट कितनी आपकी है, एच है, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखो, इसकी भी हाइट बेटा हमारी एच ही है, ठीक है। ये बेसल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये, ठीक है। अब इस केस में जब आप बात करोगे इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है, ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, इसके लिए जब हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है h/3, कहाँ से, फ्रॉम बेस, यहाँ भी इसके बेस से यहाँ यानी ओ से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हुई वो बेटा ये h/ हमारा कितना है, दिस हाइट विल बी h/3। और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था ये हाइट जो हमारी होती थी, ये वैल्यू आपका, ठीक है, h/ कितना होता था, 4 होता था। तो ये कुछ हमारे डिफरेंट शेप की जो बॉडी होती हैं जिसके लिए हम लोग बेटा सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं, कहाँ होगा क्या होगा, वो चीज़ें आपकी हो गई। तो एक बार आप देख लो, याद रखिएगा इन पोजीशन पे, ये तो बहुत सब जगहों, ये तो हमेशा मिलता है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और फिर जो है उसके ज्योमेट्री का सेंटर जो होता है वही होता है। लेकिन इन केसेस में आपका देखो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, इन केसेस में आपको वेरिएशन आ रहा है, कैसी बॉडी है क्या है, तो वो चीज़ें आपकी होती है बेटा। तो जो चीज़ें देखो ये वाला हर बुक में मिल भी जाता है, बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव, ये वाला बोर्ड के भी सारे बुकों, कॉम्पिटिटिव के भी सारे बुकों में नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ये तो कॉम्पिटिटिव में सब में मिल जाता है, ये भी यही सब में मिल जाता है, ये वाले कुछ में मिलते हैं कुछ में नहीं मिलते बेटा। तो ऐसी चीज़ों को आप जब आप क्या स्टडी कर रहे होते तो चाहे आप नोट कर लिया करिए या वीडियो सेव कर लिया करिए या उतना का आपका स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, जो भी आपके पास जैसे मैनेज होता है उसको बेटा कर लिया करिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब पूछी जाती है अगर आपको याद है तभी आप एग्जाम में कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन बनता नहीं है, ठीक है। और तुक्का मारेंगे तो गलती होता है बेटा, कभी तुक्का सही नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए फिर आगे बताएं। देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कह लिया बेटा सेंटर ऑफ मास का क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। इरेज करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, बोला जाता है जो सेंटर ऑफ मास आपका होता है पार्ट के सिस्टम के लिए, तो अगर पार्ट के सिस्टम है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट के से मिलकर कोई सिस्टम बनना है तो उस केस में हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है, कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्ट के सिस्टम, फिर लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्ट के सिस्टम, ठीक है। पार्ट के मतलब जिसकी साइज जो है पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, ठीक है, उसी को हम लोग पार्ट के बोल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्ट के सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है बेटा दो पार्टिकल से मिलकर बना, सबसे इजी पॉइंट यहाँ का यही होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो देखो कंडीशन क्या होता है, ये पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना है, दिस इज m1 m2 वेक्टर r1 हो गया और ये आपका पोजीशन r2 है, ठीक, m1 m2 r1 r2। अगर दो पार्ट के से मिलकर खाली कोई भी सिस्टम बना होता है बेटा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर यानी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज आल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग वहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे क्या होगा कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, अगर दो पार्टिकल से मिलके बना है तो हमेशा इन दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन पे ही इसके सेंटर ऑफ मास लाई करता है बेटा। अगर दो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, अगर दो पार्टिकल से बेटा क्या मिलके आपका बना हुआ, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होता है, ऑलवेज जो सेंटर ऑफ क्या होगा मास होगा, वो उन पॉइंट को लाइनिंग ज्वाइन जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसी पे ही लाई करता है। तो यहाँ से जब दिखाएंगे बेटा ना, तो देखो ये डिस्टेंस हमारा जो हो गया, ये मान लिया हमारा RCM हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जब निकालते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं बेटा, तो लिखा जाता है यहाँ पे, अगर R सेंटर ऑफ मास आपको निकालने हैं तो आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, यानी टोटल मास जो हो गया। ये दो पार्ट के सिस्टम के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से दिखा देते बेटा। यहाँ से इसके बेस पे आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर m1 और m2 बराबर है बेटा, m1 एंड m2 बराबर है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी तो m1
R1 m कॉमन होगा, या m अपान टू m, तो R1 प्लस R2/2 होता है, मीन वैल्यू के बराबर हो जाता है। बट जब R1 और M1 और M2 दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ठीक है। तो इस केस में लेते हैं ये M1 इक्वल टू M2, तो देखो यहाँ से हो जाएगा R सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा बेटा, M दोनों में कॉमन हो गया, तो M ब्रैकेट में R1 प्लस R2 अपान टू M, M आपका कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2/2 हो जाता है। हम वेक्टर फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं बेटा कि अगर आपका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, उसके साथ में हम रखेंगे क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वहां से रख के ही हम यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया अगर आपका क्या इस टाइप से है। अगर ये एक लाइन पे लाई कर रहे हो, अगर दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, आर सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे, जैसे मान लो ये ऐसे ना हो कि एक लाइन पे लाई करे, तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये चीज हमको ऐसे दी गई हो, देखो ऐसे लाइन पे लाई कर रहा बेटा, ठीक, तो मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके बीच, इन दोनों पार्टिकल के बीच में ही लाई करेगा ना, इन दोनों पार्टिकल के क्या होगा, बीच में लाई करेगा। तो ऐसे पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ मास मान लो हमारा यहाँ लाई करना है, ये मान लो आपका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी आएगी, अब ये इसी पोजीशन से डिस्टेंस निकालोगे तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, अगर ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो एट सेंटर ऑफ मास, इस सेकंड केस के लिए बना रही है, फर्स्ट केस के लिए कर लिया, इसको हम लोग सेकंड केस के लिए कर रहे हैं, एट सेंटर ऑफ मास M1 R1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा M2 इंटू R2। M1 R1 की जो वैल्यू होगी वो M2 R2 के क्या होना चाहिए, आपका बराबर हो जाता है। M1 R1 की जो वैल्यू होगी वो M2 R2 के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये अगर टोटल डिस्टेंस R दिया है इधर से R1, तो इधर R माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये भी हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जब हम लोग लेते हैं कि दो एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, दो एटम से मिलकर कोई बना हुआ, जैसे मान लो HCl है, H2 है, O2 है, अगर होमो एटॉमिक है तब तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके बीच में ही लाई करेगा बेटा। जैसे लिखा H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जितना मास इसका इतना मास इसका, तो सेंटर उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसे क्या दोनों के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। O2 ले लिया तो भी मिड होगा, N2 ले लिया तो भी मिड होगा, F2 ले लिया तो भी मिड होगा, ऐसे केसेस में मिडिल पॉइंट पे लाई करता है। देखिए बेटा, अगर हमारा कंडीशन है HCl ले लिया जैसे मॉलिक्यूल, सपोज दैट HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो H का मास अलग है, मॉलिक्यूलर मास अलग है, Cl का आपका बेटा अलग है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक मास अलग हो गया, तो जो मासेज अलग हो गए, तो सेंटर ऑफ मास बेटा एकदम बीच में है, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं लाई करेगा, वो हमेशा उधर लाई करता है जिधर से डिस्टेंस की वैल्यू कम, जिधर मास कम होता है। मास कम होगा उससे दूरी ज्यादा, जिधर मास ज्यादा होगा उधर से दूरी कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट M1 R1 की वैल्यू M2 R2 की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जिधर से M ज्यादा उधर से डिस्टेंस R की वैल्यू कम, जिधर से M की वैल्यू कम उधर से R की वैल्यू ज्यादा, तो ये चीजें होती है, यहाँ से हम लोग कोरिलेट करके बेटा निकाल लेते हैं, ठीक। दूसरा केस होता है, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, n पार्टिकल के लिए अगर हम लोग दिखाते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या 2 पार्ट के सिस्टम के लिए दिखा रहे थे, अगर n पार्ट के सिस्टम के लिए हम लोग दिखाते हैं बेटा, तो यहाँ कैसे दिखाएंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, इधर इतना स्पेस है अभी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ, ठीक है, सिस्टम कंटेनिंग n पार्टिकल, सिस्टम कंटेनिंग n पार्टिकल्स, n पार्ट के, अगर n पार्ट के से मिलके कोई सिस्टम बना हुआ है, तो उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे यहाँ पे, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे, उसकी पोजीशन जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी, कैसे दिखाते हैं, देखो ये मान लो n पार्टिकल से मिलके आपका कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, मान लो ऐसे ये मान लो सिस्टम है आपका, n पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कुछ कर लेते हैं, M1 इसकी पोजीशन बेटा बेटा R1 है, इसका आपने M2 ले लिया, यहाँ से पोजीशन R2 है, यहाँ से आपने M3 ले लिया, ये मान लो R3 है, यहाँ पे हमने डॉट 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 MAN कर लिया,
इसकी पोजीशन हमारी Rn। ठीक है, तो एन पार्टिकल से मिलकर अगर कोई सिस्टम बना है इस तरह से बेटा, तो उस कंडीशन में हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोग जब डिटरमाइन करते हैं बेटा इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, सेंटर ओ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे बाबू, तो हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट 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 mn डॉट 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 mnrn। ठीक, अपान टोटल मास कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 क्या होगा, mn। ठीक, इस तरह से हम निकाल लें। इसी को जब समेशन के टर्म में ले लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, समेशन के टर्म में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी पार्टिकल हैं तो आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जब होगी समेशन mi इंटू आर आई अपान समेशन एम आई। ठीक, यहाँ पे आई की वैल्यू आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू कितना n, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू कितना n। ठीक है, यानी जो n पार्टिकल है तो लिमिट हमारी हो गई 1 से लेके n तक, या सीधे सीधे हम क्या 1 to n कर सकते हैं, जैसा भी आप लिखते हो बेटा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। और टोटल जो मास है अगर कैपिटल है तो वहाँ पे उसकी जगह पे आप कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, इसी जगह पे आर का इस पूरे का सम मास मान लो कैपिटल है, तो आर सी एम की वैल्यू हो जाएगी बेटा समीशन एम आई इंटू आर आई अपान कैपिटल एम। ये हो गया आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, एन तक आपने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, एन पार्टिकल से मिलकर अगर कोई बना हुआ सिस्टम है तो उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, कैसे होगी, यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस है बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो उस कंडीशन में इसको एक्स वाई और जेड के टर्म में हमने पहले ही बता दिया था बेटा। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास हमने पहले ही शुरू जब किया है तभी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा, इसी के बेस पे कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, खुद से कुछ क्वेश्चंस इस पे कर डालिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल हमने सारे इस तरह से बता दिया है, और बाकी इनके बेस पर भी क्वेश्चंस आगे जो डिस्कस करने हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बाकी जो क्या कॉन्सेप्ट अपने होंगे वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना आज हो गया बेटा, इतना कि आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी हम कल कुछ क्वेश्चन करा देंगे और बाकी अगला आगे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है फिलहाल इतना आप कंप्लीट करके रखिएगा। ओके।